अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी आय के लिए कैसे करें मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की बुआई। बीज उत्पादन हेतु आलू की खुदाई व भंडारण तकनीक पर जानकारी। किसान भाइयों, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप मुख्य फसल के साथ अंतर्वर्तीय फसलों को लगाएं। जैसा कि अभी जायद का मौसम चल रहा है, जिसमें किसान मूंग की फसल के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की बुआई करके अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की खेती किस तरह से करेंगे। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि विशेषज्ञ मनोज सिंह से। किसान भाइयों, आज हम आपको जो है मूंग के साथ साथ उसमें इंटरक्रॉपिंग में स्वीट कॉर्न लगाने की विस्तृत चर्चा करना चाह रहे हैं और आपको बतलाना चाहते हैं कि इस समय आपकी खेत जो खाली पड़े हैं उसको खेत को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। जुताई करने के बाद उसको मिट्टी पाटा चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें खाद की मात्रा, गोबर की खाद जो है लगभग आप जो है 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से दें। और उसमें खेत की तैयारी होने के बाद उसकी बढ़िया ढंग से जो है जुताई हो जाए और वो लेवल में आ जाए। लेवल में आ जाने के बाद अच्छी तरह से आप खेत को देख लें कि अब लगाने का उपयुक्त समय आ गया है। तब उसमें आप जो है अच्छी वैरायटी जैसे SML 668 और उसके बाद आप पूसा, विशाल और ये सम्राट, ये किस्में हैं जो आप अच्छी मूंग की हैं, उनको चुनाव करके आप लगाएं। तो लगाने के लिए गर्मा मूंग में जो है लाइन से लाइन आप जो है 20 सेंटीमीटर, पौध से पौध 15 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं और इस कारण से बीज की मात्रा बढ़ जाती है। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। आप मूंग को अच्छी तरह से लाइन खींच करके लगा दें। उसमें मूंग को अच्छी तरह से ढक दें। ढकने के समय आप प्रयास करें कि उसमें ये मल्चिंग कर दिया जाए। मल्चिंग के लिए पुआल का जो डस्ट है उससे मल्चिंग कर देंगे तो एक तो खरपतवार कम निकलेंगे, दूसरा उसमें नमी संरक्षण क्षमता बना रहेगा और तीसरा उसमें फिर पुनः सड़ करके वो खाद में आ जाएगा। ये चीज़ लगा देने के बाद आप उसमें अब मूंग का कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्वीट कॉर्न ऐसा चीज़ है कि जिसकी कीमत मार्केट में 5 से लेकर के 10 रुपया किलो, 10 रुपया पर पीस की दर से मिलती है। तो लाइन से लाइन उसमें 1 मीटर, पौध से पौध जो है 15 से 20 सेंटीमीटर पर आप जो है इसको लगाएंगे। 12.5 किलोग्राम बीज जो है आपको 1 हेक्टेयर में लग जा रहा है। इसकी अच्छी प्रभेद ये है कि जैसे शुगर 74, शुगर 75, माधुरी, ये अलग अलग किस्में आपके मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इन किस्मों को लेकर के आप 1 मीटर का लाइन से लाइन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा उपाय ये होगा कि आप उसी फरों में जिसमें आप जो है स्वीट कॉर्न गिरा रहे हैं, तो अगर आपके पास संभव हो तो जिंक सल्फेट, ये 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोला जाता है, तो आप पैकेट को खोल करके आप उसमें फरों पर हल्का सा गिरा दीजिए। सबसे पहले इनके बीजों को उपचारित करना चाहिए। मूंग को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थीरम दवा से बीज को उपचारित करें। इसके बाद क्रमशः
राइजोबियम कल्चर और उसके बाद पीएसपी कल्चर से उपचारित करें। इसके लिए गुड़ के पानी में कल्चर को घोल लें, बाद में बीजों को इस घोल से उपचारित करें। इसी तरह स्वीट कॉर्न के बीज को पहले थीरम दवा से बाद में एजोबैक्टर कल्चर उपचारित करें। थीरम दवा की मात्रा मूंग के समान ही रखना है, लेकिन एजोबैक्टर कल्चर 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। फरों में जब गिरा देते हैं, गिराने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी ढक देंगे और उसके ऊपर से ये मल्चिंग के लिए पुआल का जो डस्ट है उसको बढ़िया ढंग से ढक देंगे। मूंग और स्वीट कॉर्न की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना जरूरी है। यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो स्वीट कॉर्न और मूंग की अंतर्वर्तीय फसल में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा देनी चाहिए, आइए जानते हैं। उसमें फर्टिलाइजर की जो मात्रा है 120 और 80-40 के दर से देते हैं। ये फर्टिलाइज़र इसमें जो दिया जाता है तो अर्थात आप इसमें 212 किलोग्राम जो है नत्रजन रहेगा, 132 किलोग्राम डीएपी रहेगा और 67 किलोग्राम एमओपी रहेगा। तो फास्फोरस और पोटास जो हम डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास से देंगे, इसकी पूरी मात्रा हम शुरू में ही लगा देंगे। और जो यूरिया की मात्रा बना 212 किलोग्राम, इसका आधा लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय यूज करेंगे, जिससे आपको अंदर में आपको 3 से 4 लाइन जो है आपको मूंग भी मिल जाएगा और 1 लाइन आपका जो है ये रहेगा। ज़्यादा जगह भी नहीं खोजेगा, क्योंकि गर्मा मूंग आपका 50 से लेकर के 60 दिन में फ्लावरिंग आ जाता है और 65 से 70 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उस ज़मीन का जो उपयोग करने के लिए आप 1 मीटर पर लगाए हैं, तो ये स्वीट कॉर्न आपको बुआई के लगभग 80 से 90 दिन पर आप जो है हार्वेस्टिंग करते जो है, अर्थात जिस समय उस पर घुआ आता है, बाली लगता है, बाली लगने के 18 से 21 दिन पर आप उसकी तोड़ाई करते जो है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आलू की फसल अब खुदाई के लिए तैयार हो गई है और बहुत से किसान भाई आलू खुदाई के बाद इसे बीज के लिए भंडारित करते हैं। ऐसे में आलू अधिक समय तक सुरक्षित रहने के साथ साथ आलू की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आपको खुदाई से लेकर भंडारण तक कुछ जरूरी बातों को ध्यान देना होगा। तो आलू की खुदाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक से। आपके कृषक फार्म पे अभी खुदाई का काम जारी है और इस समय आपको यह सलाह देने की ज़रूरत है कि आप जो खेत में जो खुदाई करेंगे उससे पहले 10 दिन पहले ही अगर लत्तर को काट दीजिए और फिर उसी लत्तर से उसके जो मेड़ पर जो है उसको ढक दीजिए। जो आलू ऊपर चले जाते हैं उसको आप वो फिर जमीन में यथावत उसी जगह गाड़ दीजिए और मिट्टी के अंदर रहे, नहीं तो ऊपर अगर आ जाते हैं तो वो हरा हो जाएगा। लत्तर काटने के 10 दिन के बाद उखाड़िए तो उस समय स्किन जो है वो मजबूत हो जाता है। आलू की खुदाई कुशल श्रमिकों द्वारा कुदाल की सहायता से करा सकते हैं, लेकिन इस तरह से खुदाई करवाने पर समय और श्रम दोनों अधिक लगता है। अतः इसकी खुदाई कम समय में करने के लिए खुदाई यंत्र का प्रयोग करें। इस यंत्र से आलू की खुदाई कम समय में आसानी से की जा सकती है। अब जब उखाड़ने के समय आपको ये ध्यान दीजिए कि जब आप उखाड़ रहे हैं तो अगर कंद सड़े गले कटे हुए मिलते हैं तो उसको आपको खेत में ही निकाल देना होगा, उसकी बछनी कर लेनी होगी। इसके अलावा आपको हम एक चीज़ और बता दें कि जैसे बहुत सारे कंद ऐसे होते हैं जो फटे हुए होते हैं, कुछ वेराइटीज़ के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन जैसे ये कंद को देख लीजिए आप, ये फटे हुए हैं। तो ये अगर कंद फटे हुए हैं और इस तरह के कंदों को अगर आप भंडारित करते हैं तो इसमें भी जो है वो सड़न की समस्या होगी पैदा और इससे इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो इस तरह से ऐसे कंदों को जो है वो आपको खेत में ही निकाल देना होगा, भंडारण के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। खेत से निकालने के पश्चात अगर छायादार हवादार जगह में
कंदों को जो है एक लेयर में एक मान लीजिए कि आधा मीटर का मोटाई करते हुए और 10 मीटर तक फैला दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो है उससे मिट्टी जो लगी होगी वो 2-3 में सूख जाएगा और वो झड़ जाएंगे। इसके बाद आलू को आकार के आधार पर 4 भागों में श्रेणीकरण करना चाहिए। इसके लिए सबसे छोटे आलू को पहले भाग में रखते हैं, दूसरे भाग में 20 से 50 ग्राम, तीसरे भाग में 50 से 70 ग्राम और चौथे भाग में 70 ग्राम से अधिक भार वाले आलू को रखा जाता है। अगर उसको बीज के लिए भंडारित करनी है तो फिर उसका उपचार करना, बीजोपचार करना पड़ेगा। तो बोरिक अम्लक्स 1 लीटर में 30 ग्राम घोल करके और उस तरह घोल में उसका छिड़काव करके कंदों की साफ कंदों के ऊपर और सुखा करके तब भंडारित करें। उपचारित करने के बाद उन्हें पैकिंग करने की आवश्यकता होती है। पैकिंग के लिए नए तथा हवादार थैलों का ही उपयोग करें। भली भांति पैकेजिंग से उत्पाद को गुणवत्ता भंडारण, परिवहन और विपणन के दौरान बनी रहती है। पैकिंग के बाद इसे कोल्ड स्टोरेज में भंडारित कर दें। और भंडारण के लिए जब हम खेत गृह में ले आए हैं तो उसका उस तरह से भंडारण करें जिससे कि एरेशन बराबर हो। तो इस तरह से अगर आप भंडारित करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कंद जो है सुरक्षित रहेंगे और आपको बाजार में भी उसकी जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो आपको अच्छी किस्म अच्छे पैदावार की जो है पैसा मिलेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान गर्मा धान की खेती करते हैं उन्होंने गर्मा धान की रोपाई कर दी होगी। आगे इसकी अच्छी बढ़वार हो इसके लिए इस फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना होता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन तथा पौध सुरक्षा उपाय इत्यादि। तो गर्मा धान की रोपाई के बाद फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह से आपको करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टी पांडे। भारतवर्ष में कई जगह ग्रीष्मकालीन धान की खेती की जाती है और इसका लगाने का जो उपयुक्त समय होता है, जैसे हमारी ठंडी समाप्त होती है और हमारे खेत खाली होते हैं, उस समय हम जनवरी से फरवरी के बीच इसकी खेती करते हैं। तो जहाँ तक है हमारे किसान भाई अभी तक इसकी फसल लगा चुके होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी फसल में खरपतवार उपलब्ध हो तो वो फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल को कमजोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि बोरो धान की फसल की बढ़वार को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण किया जाए। तो इस समय बोरो धान में कौन कौन से खरपतवारों की समस्या आती है तथा उनका नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं इस बारे में। इस समय इन खेतों में विशेष रूप से खरपतवार का बहुत बड़ा प्रकोप होता है, अतः खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें उपयुक्त खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग करें। इसके लिए विप सुपर या फिनॉक्साप्रोपिथाइल करके एक हर्बिसाइड होता है, जिसको हम 15 से 20 दिनों बाद 250 ml दवा 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके यदि प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो जितने भी सकरी पत्ती वाले वीड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। किसान भाई ध्यान दें कि जब भी इस हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं उस समय मृदा में पर्याप्त नमी होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी आते हैं, तो उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D करके दवाई आती है। इस दवाई का उपयोग ट्रांसप्लांटिंग के 30-32 दिन बाद उपयोग करना चाहिए और इसकी 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इन दवाइयों को उपयोग करते हैं तो हमारी फसल खरपतवार मुक्त हो जाएगी। बोरो धान की फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है कि फसल में सिंचाई उचित समय पर दी जाए तथा उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग किया जाए।
तो बोरो धान में सिंचाई व उर्वरक का उचित प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जल का प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। हमारी फसल में हमेशा 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, खेत में भरा रहना चाहिए। दूसरा, इसमें पानी की आवश्यकता के अनुसार आपको पानी देते रहना चाहिए, जबकि खरीफ की फसल में हमको नेचुरल जो बरसात के द्वारा है पानी प्राप्त होता है, लेकिन ये सिंचाई के द्वारा करते हैं। अतः सिंचाई समय समय पर देते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को किसी भी प्रकार से मॉइस्चर की कमी, मॉइस्चर स्ट्रेस ना हो, जिससे पौधों की बढ़ार अच्छी होती है और उसका उत्पादन सही प्रकार से होता है। साथ साथ जो उर्वरक प्रबंधन होता है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की मात्रा हम बुवाई के समय पूरा डाल देते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा हमारी किस्म के अनुसार 120 किलोग्राम से लेकर के 80 किलोग्राम तक होती है। ज़्यादा देर तक जो फसलें रहती हैं, अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, उनमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, जबकि फास्फोरस की मात्रा 80 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 40 किलोग्राम के हिसाब से डालते हैं। लेकिन यदि थोड़ा जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं, उनमें इनकी मात्रा 1/3 कम कर दी जाती है, क्योंकि फसलों की आयु के अनुसार ही उसको खुराक की आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं और जो इस समय जमीन में इनकी मात्रा कम है, अतः इनको सही समय में सही मात्रा में प्रयोग करने से आपकी फसल को ज़्यादा फायदा मिलेगा। अतः किसान भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दें कि फसल को लगाए हुए 30 से 35 दिन हुए हैं, उसमें नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। इसके बाद जो तीसरी मात्रा है नाइट्रोजन उर्वरक की, उसको 60 से 65 दिन बाद डालें। किसान भाइयों, इस समय बोरो धान की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप भी देखने में आता है, जो कि फसल को भारी क्षति पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण उपायों के बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक ने कुछ इस प्रकार बताया। ग्रीष्मकालीन फसल में स्टेम बोरर का प्रकोप होता है। इसके लिए कार्टिफ हाइड्रोक्लोराइड करके एक दवाई आती है। इस दवाई का उपयोग यदि आप सही समय में करते हैं तो धान में जो स्टेम बोरर का प्रकोप होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से खेती करने से ग्रीष्मकालीन धान में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बरसात की जो धान की खेती करते हैं और अपन इस समय जो खेती करते हैं, इसमें क्या है, कीट, व्याधि और रोगों का प्रकोप कम होता है और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को पर्याप्त समय मिलता है, इसलिए उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची से सोनू कुमार जी, आप केले के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो सोनू जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को आज मैं पोषक तत्व के बारे में बताना चाहूँगा। केले का जो 30 से 40% लागत खर्च आता है कुल उत्पादन का, वो खाद एवं उर्वरक की मात्रा पे नष्ट हो जाता है। नाइट्रोजन की जो विशेष मात्रा होती है, यदि उसको हम गोबर की खाद से 25% दे दें तो केले में अत्यधिक उत्पादन ले सकते हैं। वानस्पतिक वृद्धि को हम 4 भागों में बांट के 200 ग्राम नाइट्रोजन, जो कि यूरिया से दिया जाता है, पर पौधे को दे सकते हैं। साथ में पोटास की बात की जाए तो पोटास 100 ग्राम पर पौधा आवश्यकता होता है। इसके साथ हम यदि जिंक दें, कॉपर दें, मैग्नीज दें और सल्फेट दें तो केले की अच्छी उत्पादन ली जा सकती है। जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है तो केले के बाग में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। केले के थाले में पुआल या पॉलिथीन बिछा देने से सिंचाई की मात्रा आधी हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कटाई छंटाई, केला लगाते हैं उसमें से ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं और केला तो होता है लेकिन उसमें फ्रूटिंग कम, यानी जो फल या फूल आते हैं लेट समय में आते हैं, साल में एक ही फल वो ले पाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
जो भूअस्तरीय तना निकलता है मदर प्लांट से, उसको हटा देना चाहिए। यदि हटाना है तो ये ध्यान रखें कि मदर प्लांट को डैमेज ना यानी नुकसान न पहुंचे। इसके लिए हम तने को काट के उसमें 3 से 4 ग्राम मिलीलीटर केरोसिन तेल का प्रयोग कर देते हैं और उसमें जैसे ही फ्लावरिंग आए उस कंडीशन में हम दूसरे तने को बढ़ने देते हैं ताकि आगे आने वाली फसल में हम अच्छा उत्पादन ले सकें और साल में 2 बार फली हमें प्राप्त होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देते हैं कि जो पत्ते चलते हैं मिनिमम 15 से 17 पत्ते केले में होने चाहिए। उससे ज़्यादा जो भी पत्ते हैं उसको काट देना चाहिए। काटने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी पोषक तत्व होगा वो सीधे प्लांट को मिलेगा, अन्य पत्तियों को नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं फसल सुरक्षा के अंतर्गत इसमें लगने वाले कीट केले के विटल के बारे में, जिसे बनाना विटल भी कहते हैं। ये तने तथा पत्तियों से रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जहां तक इसमें लगने वाले रोगों की बात है तो इसमें पत्ती का धब्बा और पानामा रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखने को मिलता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खीरा की अधिक उपज देने वाले किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक, सरसों की कटाई गाई और भंडारण करते समय सावधानियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।